क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम कौन सा है या फिर क्या है? तो देखिए, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यदि बात करूँ तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है, रूस के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद आता है अमेरिका, फिर आता है चाइना। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस, कनाडा, अमेरिका और चीन। चलिए एक बार थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं, है ना, वर्ल्ड मैप में इन सारे देशों को एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए ये वर्ल्ड मैप है, एक बार वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा देश है रूस, है ना, तो ये आप देख पा रहे होंगे येलो कलर से यहाँ पर रूस है। रूस के बाद उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको यहाँ पर कनाडा मिल जाएगा, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बाद कनाडा के नीचे ही यहाँ पर आपको अमेरिका या फिर यूएसए देखने को मिल जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा देश। और चौथा आता है भारत के ऊपर चाइना। पाँचवें नंबर पर आता है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको यहाँ पर ब्राज़ील देखने को मिल जाएगा। उसके बाद छठवें पर आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर आता है हमारा भारत। तो ये 7 बड़े देश आपको इसी क्रम में याद रखने हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन इसी फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है। और कभी 8वां देश पूछ लिया जाए तो 8वां देश अर्जेंटीना है, यह भी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। चलिए अब हमने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिया, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है चीन, आपको पता ही होगा, है ना, भारत के जस्ट ऊपर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है भारत, तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका, चौथे पर आता है इंडोनेशिया। यदि इंडोनेशिया की आप लोकेशन देखेंगे तो भारत के नीचे ही यहाँ पर आपको इंडोनेशिया देखने को मिल जाएगा। पाँचवें नंबर पर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है और छठवें पर आता है ब्राज़ील। तो ये 6 देश जनसंख्या के अनुसार बड़े हैं, ठीक है। तो ये आपको क्षेत्रफल और जनसंख्या के अकॉर्डिंग सारे देश याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है ना। कर्क रेखा जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। चलिए मैप में हम देख लेते हैं कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो देखिए पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पाँचवें नंबर पर आता है झारखंड, छठवें नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल, और सातवें नंबर पर आता है त्रिपुरा, और आठवें नंबर पर आता है मिजोरम। तो ये 8 राज्य आपको इसी तरह से याद रखने हैं कौन कौन से राज्य हैं। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये 8 राज्य ऐसे ही याद रखने हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा यदि बात करूँ तो मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ये मध्य प्रदेश में तय करती है। इसके अलावा सबसे कम राजस्थान में तय करती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो जो हमारे भारत की मानक समय रेखा ये कहाँ से नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, झारखंड से होकर के नहीं गुजरती है। तो देखिए जो भारत की मानक समय रेखा है, जिसे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी बोलते हैं, तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे हमारी मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। देखिए मानक समय रेखा क्या होती है दोस्तों, हर एक देश की अपनी मानक समय रेखा होती है ना। किसी भी देश की मानक समय रेखा से उस देश का टाइम डिसाइड किया जाता है, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर समय में अंतर ना आए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है या फिर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए थोड़ा मैप में देख लेते हैं। तो देखिए भारत की यदि आप दक्षिणतम बिंदु की बात करें, है ना, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, इसे हम बोलते हैं कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरिन भी इसको हम बोलते हैं, है ना। ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इसके अलावा यदि कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यदि ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट भी है, तो आपको पहले इंदिरा पॉइंट टिक करना है, क्योंकि ये कार निकोबार में स्थित है और सबसे लास्ट बिंदु यही है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं है इंदिरा पॉइंट, तो हमने यहाँ पर कन्याकुमारी को टिक किया है। यदि सबसे उत्तरी पॉइंट की बात करें तो इंदिरा कॉल है। सबसे पूर्वी पॉइंट की बात करेंगे वालांगू या फिर किविथू है। इसके अलावा सबसे यदि हम पश्चिमी पॉइंट की बात करें तो गौरमोती या फिर गुहारमोती, जो कि कच्छ जिले गुजरात के अंतर्गत आता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये कन्याकुमारी का जो कैप कैमोरिन है, इसे 8 डिग्री 4 मिनट हम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं ना। तो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्यों की सीमा टच होती है? तो ए में क्या क्या है, मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ना। देखिए बी में नागालैंड है, तो ये नागालैंड की सीमा नहीं लगती है, सी में भी नागालैंड है और डी में भी नागालैंड है। तो ए आंसर ही इसका सही होगा। थोड़ा हम मैप में देख लेते हैं। देखिए ये बांग्लादेश है यहाँ पर, है ना। तो वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम से भी इसकी बाउंड्री टच होती है। तो इतने राज्यों से बांग्लादेश की सीमा टच होती है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी, है ना। तो भारत के साथ
जो डूरंड लाइन थी वो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती थी ना आज़ादी से पहले। वर्तमान में जब पाकिस्तान बन गया तो ये लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, लेकिन जब ये खींची गई थी तो अफगानिस्तान और भारत के मध्य थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है आपको, है ना। तो देखिए चीन तो आएगा नहीं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर पाकिस्तान भी नहीं आएगा पहले पे। तो यहाँ पे देखिए नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, और इसमें है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो देखिए डी आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना। इसमें आपको हमको उल्टा चल रहा है, पहले नेपाल आएगा, फिर उससे ऊपर पाकिस्तान आता है, फिर उससे ऊपर चीन की बाउंड्री लगती है और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की बाउंड्री लगती है। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे मैप में, देखिए यहाँ पर बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच होती है ना। उसके बाद आएंगे तो आप यहाँ पर चाइना आ जाएगा, चाइना के बाद पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान के बाद नेपाल आ जाएगा, नेपाल के बाद यहाँ पर म्यांमार आ जाएगा, फिर भूटान आ जाएगा, अब भूटान के बाद यहाँ पर अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती है ना। तो ये आपको सही क्रम आपको याद रखना कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसकी लगती है, फिर उससे कम किसकी लगती है, फिर उससे कम, क्योंकि इसी प्रकार से ये आरोही या फिर अवरोही क्रम में आपको एग्जाम में जमाने को देता है ना। इसकी देखिए एक ट्रिक भी आपको याद रखना है, बचपन में MBA किया तो देखिए बा से यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश, चा से यहाँ पर चीन हो जाएगा, पा से पाकिस्तान हो जाएगा, ना से नेपाल हो जाएगा, है ना। मैं साइलेंट है, इसके बाद यहाँ पर म्यांमार हो जाएगा, M से, B से यहाँ पर भूटान हो जाएगा और A से अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक भी याद रखना है, यदि कभी एग्जाम में आप कंफ्यूज हो तो ये ट्रिक आपको काम आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है ना। तो कश्मीर घाटी आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो जो दोस्तों कश्मीर घाटी है ये कहाँ पर स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी और हिमाद्री हिमालय या फिर महान हिमालय के मध्य स्थित है ना। इसको हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऊपर मैंने आपको हिमालय बताया है ये है महान हिमालय, है ना, ये महान हिमालय, और उसके जस्ट नीचे है मध्य हिमालय या फिर जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये वाला, है ना, यहाँ पे कश्मीर घाटी मैंने बताई है। तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में महान हिमालय या फिर जिसे हम हिमाद्री हिमालय कहते हैं, और जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है, पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय की जो सबसे स्टार्टिंग वाली श्रेणी है जो कि जम्मू कश्मीर में विस्तारित है ना, इसको ही हम बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी। तो महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी है ना। देखिए घाटी क्या होती है कि किन्हीं भी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पूरे के पूरा शहर बसा हुआ होता है ना, तो उसे ही हम घाटी बोलते हैं, है ना। इसके अलावा अन्य घाटियों की बात करूं तो एक कुल्लू घाटी है, ये कहाँ पर है, महान हिमालय और धौलाधर रेंज के मध्य है कुल्लू घाटी। इसके अलावा एक और घाटी है जिसे हम बोलते हैं काठमांडू घाटी, तो ये नेपाल में है, ये किसके बीच में है, महान हिमालय और मध्य हिमालय की महाभारत रेंज के मध्य है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घाटियाँ मैंने अलग से बताई हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमालय श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है ना। भारत की आपको भी पता ही होगा, अभी भी इसका लगातार उत्थान जारी है, अभी भी इसकी हाइट लगातार बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए उत्तराखंड में तो इसका हिस्सा फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी फैला हुआ है, सिक्किम में भी फैला हुआ है, डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में हिमालय का विस्तार नहीं है ना। तो इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए ये पूरा लद्दाख वाला एरिया है, इसके अलावा यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आपको हिमाचल मिल जाएगा, यहाँ पर उत्तराखंड मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर है हमारा यूपी, तो यूपी और बिहार में इसका विस्तार नहीं है ना। इसके ऊपर नेपाल है, तो नेपाल में इसका विस्तार है, फिर सिक्किम है, भूटान है और अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी अभी मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में इसका मैक्सिमम विस्तार है। तो चलिए थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए ये पीर पंजाल श्रेणी मैंने आपको बताई है ना। तो देखिए ये टुकड़ों में है ना, इसकी जो सबसे पहली श्रेणी है इसका जम्मू कश्मीर में विस्तार, जैसे हम पीर पंजाल बोलते हैं। फिर एक और सेकेंड श्रेणी है, इसको धौलाधर श्रेणी बोलते हैं, जो कि मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में है। फिर एक और यहाँ पर है, आप यदि नेपाल में देखेंगे तो महाभारत श्रेणी उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ना। इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ पर है, राजस्थान में। थोड़ा मैप में हम देख लेते हैं। देखिए ये अरावली है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, गुजरात में है और मुख्यतः राजस्थान में है। इसके अलावा हरियाणा तक ये जाती है और दिल्ली में भी इसका कुछ हिस्सा है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी हाइट है। तो इसकी हाइट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहीं पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी यहीं पर स्थित है। तो ये सारे पॉइंट अलग से मैंने आपको बताए हैं, याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। तो नीलगिरी का विस्तार कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है ना। देखिए 3 राज्यों में मुख्यतः इसका विस्तार है, थोड़ा हम मैप में देख लेते हैं। एक तमिलनाडु है, केरल है और इसके अलावा कर्नाटक है ना। देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पश्चिम इस प्रकार से पश्चिमी घाट फैला हुआ है ना, इस प्रकार से ये। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूर्वी घाट है, इस प्रकार से फैला हुआ है। तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है वहाँ पर ही नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है ना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। थोड़ा देख लेते हैं अन्नामलाई पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर है, मुख्यतः तमिलनाडु में इनका विस्तार है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। तो थोड़ी चलिए इसको हम मैप में देख लेते हैं। तो ये देखिए मैप है इंडिया का। तो यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी फैली हुई है, मुख्यतः मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है ना। यहाँ से अमरकंटक जो कि सतपुड़ा का ही पूर्वी विस्तार है ना, मेकाल श्रेणी हम बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और यहीं से एक बैतूल जिले से ताप्ती नदी निकलती है। दोनों नदियां ही भ्रंश घाटी में बहती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है ना। इनके मध्य कौन सी श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी कहाँ पर स्थित है। तो जो नंदा देवी पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में स्थित है। मैप में देख लेते हैं। तो देखिए नंदा देवी है ना, इसकी हाइट कितनी है, 7817, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है और इसकी हाइट भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो केरल में है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है ना। तो देखिए लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश, ये पहला आंसर ही गलत हो जाएगा है ना। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। जोजिला जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही है। नाथुला सिक्किम में है, ये भी बिल्कुल सही है। और शिप्कीला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है ना। उत्तर प्रदेश जो लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। 3 दर्रे हैं उत्तराखंड में, एक है माना, एक है नीति और एक है लिपुलेख। ये 3 दर्रे कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी, सियाचिन जो ग्लेशियर है ना, ये सबसे बड़ा हिमनद है। थोड़ा हम देख लेते हैं इसको, डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं यहाँ पर। एक है सियाचिन, करीब 76 किलोमीटर लंबा या फिर बड़ा है ये। एक है बियाफो ग्लेशियर जो कि करीब 59 किलोमीटर बड़ा है। एक है हिस्पर ग्लेशियर जो करीब 61 किलोमीटर बड़ा है। और एक है बालतोरो ग्लेशियर या फिर बालतोरा ग्लेशियर जो कि करीब 58 किलोमीटर लंबा है ना। ये दोस्तों जितने भी ग्लेशियर यहाँ पर आप लद्दाख वाला एरिया देखेंगे या फिर पीओके वाला एरिया देखेंगे, यहाँ पर सारे स्थित है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप सियाचिन देख रहे हैं। सियाचिन के बारे में आप पहले भी जानते ही होंगे कि 1984 में यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा यहाँ पे पाकिस्तान को खदेड़ा गया था ना। और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं युद्ध जैसी कंडीशन बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो कब या फिर किस युग में हुआ है इसका निर्माण, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है। देखिए यदि आप भारत को देखेंगे तो जो ये दक्कन का पठार वाला एरिया है ना, मालवा का पठार वाला एरिया है, ये पूरा बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानें कहाँ बनती हैं, जहाँ पर भी लावा दूर तक फैलता है और फिर वो ठंडा होकर के जमता है, तो वहाँ पर हमेशा बेसाल्ट चट्टानें हमें देखने को मिलती है ना। तो इसका निर्माण कब हुआ था, क्रिटेशियस युग में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कहाँ तक है। तो जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है दोस्तों, ये इसका विस्तार कहाँ तक होता है, 12 समुद्री मील तक इसका विस्तार होता है। तो थोड़ा हम इसको और डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले होती है 12 समुद्री मील तक, कौन सी होती है, प्रादेशिक समुद्री सीमा या फिर टेरिटोरियल सी है ना। इसे हम क्षेत्रीय सागर भी बोलते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में भारत का या फिर उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है। अगली बाउंड्री होती है दोस्तों 24 समुद्री मील तक, जिसे हम बोलते हैं समीपस्थ मंडल या फिर कंटेजियस जोन है ना। तो ये दूसरी सीमा रेखा होती है। इस पर क्या कौन कौन से अधिकार होते हैं, भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर समस्त वित्तीय अधिकार होते हैं ना। मतलब इस एरिया का जो भी साफ सफाई होगी है ना, इसके अलावा जो सीमा शुल्क, यदि कोई यहाँ से जहाज वगैरह गुजर रही है तो उससे हम सीमा शुल्क वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा अगली बाउंड्री होती है 200 समुद्री मील तक,
अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। इस पे क्या होता है, इसमें हम वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, 12 नॉटिकल मील या फिर 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है, 24 समुद्री मील तक समीपस्थ मंडल। तो भारत की तटरेखा की यदि हम बात करें तो 7516 इसकी कुल तटरेखा की लंबाई है ना। देखिए, कुल तटरेखा की लंबाई से मतलब है इसमें ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से बताया है, ये हमारी मुख्य तटीय रेखा है ना। मतलब यहाँ गुजरात से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक यहाँ पर, है ना। इसको हम बोलते हैं मुख्य तटरेखा। इसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। इसके अलावा ये जो लक्षद्वीप है यहाँ पर, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यदि आप इनको भी काउंट कर लेंगे तो 7516 इसकी लंबाई हो जाती है। इसके अलावा ऐसे कितने राज्य हैं जो भारत की तटरेखा से लगते हैं, तो 9 ऐसे राज्य हैं जो कि भारत की तटीय रेखा से लगते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। तो ये 9 राज्य हैं जो कि तटीय रेखा या फिर तट रेखा से लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बैरन द्वीप है, जो कि सक्रिय एक प्रकार का ज्वालामुखी है भारत का, है ना। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, लक्षद्वीप को। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, अंडमान को निकोबार से ये अलग करता है। इसके अलावा और डीप में यदि हम जाएं तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री चैनल है। थोड़ा हम देख लेते हैं मैप में। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये लिटिल अंडमान है और ये कार निकोबार है, इसके बीच में कौन सा है, ये 10 डिग्री चैनल है। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण चैनलों की मैं बात करूं तो 8 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ पर है, तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। इसके अलावा ग्रेट चैनल कहाँ पर है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा के मध्य ग्रेट चैनल है। और कोको द्वीप कहाँ है, तो कोको द्वीप जो कि म्यांमार के पास है और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको द्वीप है। तो ये सारे द्वीप और चैनल आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, ये भारत में है और कहाँ पर है ये, है ना। तो ये महाराष्ट्र का एक हिस्सा है ना, उत्तर पूर्वी हिस्से पर इसका विस्तार है। थोड़ा हम मैप में देख लेते हैं। देखिए ये पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये ठीक है। और इस हिस्से में जो रेड कलर से मैंने बताया, इसे हम बोलते हैं विदर्भ। तो महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व में ये स्थित है, तो आपको याद रखना ये महाराष्ट्र का अंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे हम भारत का कोहिनूर भी बोलते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश को हम कोहिनूर स्टेट या फिर भारत का कोहिनूर भी बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि गोलकुंडा की खान जो यहाँ पर है, यहीं से कोहिनूर को निकाला गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है ना। तो देखिए राजस्थान का भाग सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश का भाग सम्मिलित है और हरियाणा का भाग सम्मिलित है ना। पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है एनसीआर में। तो देखिए जो ये 3 राज्य हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तो इनके जो कुछ कुछ जिले हैं वो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है ना। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अधिकतम राज्यों से टच होती है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। इसकी उत्तर प्रदेश से 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 1 अन्य देश से इसकी सीमा लगती है। थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर उत्तराखंड आपको मिल जाएगा, यहाँ हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, हरियाणा मिल जाएगा, यहाँ पर दिल्ली है राजधानी क्षेत्र है जो कि, इसके अलावा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है, और यहाँ पर उत्तर में यहाँ पर नेपाल है। तो 8 राज्यों प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश और प्लस 1 देश से इसकी बाउंड्री लगती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं, करीब 75 यहाँ पर जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। तो सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन कौन सी नदियाँ इसका निर्माण करती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है सुंदरवन डेल्टा का, है ना। सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है विश्व का, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, देवप्रयाग में इनका संगम होता है और बाद में इनका नाम गंगा हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में से हम सांगपो के नाम से जानते हैं, और फिर बाद में असम में इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, और जब ये पद्मा में मिल जाती है, पद्मा मतलब गंगा में मिल जाती है, तो इनका नाम मेघना हो जाता है ना।
चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो जो नर्मदा नदी की घाटी है किन पर्वत के बीच में स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में स्थित है, मध्य प्रदेश में। थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप यदि इसके उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको विंध्याचल श्रेणी मिल जाएगी, है ना, और इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी मिल जाएगी, और इनके बीच में प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश घाटी में बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है? तो इनमें से यदि हम बात करेंगे तो ए आंसर ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है ना। देखिए भ्रंश मतलब क्या होता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, दो क्षेत्रों के बीच में या फिर किसी भूभाग का धंसा हुआ क्षेत्र जिसको हम भ्रंश या फिर रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो भारत की ऐसी 3 ही नदियां हैं जो कि